मीनिंग ऑफ डेबिट और क्रेडिट के बारे में बताया था। तो उसमें मैंने आपको कहा था अकाउंट्स आपके दो पार्ट में बटे होते हैं। जो आपकी लेफ़्ट साइड है उसको तो हम डेबिट साइड बोलते हैं, जो आपकी राइट साइड है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट साइड बोलते हैं। फिर आपको अप्रोच के बारे में बता रहा था कि अप्रोच के अंदर दो अप्रोच होती हैं। एक तो अमेरिकन अप्रोच होती है जो हम मॉडर्न अप्रोच बोलते हैं, और एक हम होती है इंग्लिश अप्रोच, या इसको क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोलते हैं, या इसका नाम दूसरा नाम एक और है डबल एंट्री सिस्टम। और मैंने कहा था आगे जितने भी चैप्टर आपके आएंगे सब डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर होंगे। तो मैं अमेरिकन अप्रोच आपको करा रहा था। इसमें मैंने एसेट्स अकाउंट्स को 5 पार्ट में डिवाइड किया था। एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इनकम अकाउंट और एक्सपेंसेस के अकाउंट। और उसके बाद मैंने आपको बताया था इंक्रीज़ किधर आता है, डिक्रीज़ किधर आता है। जैसे एसेट्स में इंक्रीज़ डेबिट में आता है, डिक्रीज़ आपका क्रेडिट में आता है। लायबिलिटी में इंक्रीज़ आपका क्रेडिट में आएगा, डिक्रीज़ आपका डेबिट में आएगा। कैपिटल में भी सेम रहेगा, इंक्रीज़ आपका क्रेडिट में, डिक्रीज़ आपका डेबिट में। रिवेन्यू इनकम के अकाउंट में भी आपको कहा था इंक्रीज़ आपका क्रेडिट में आता है, डिक्रीज़ आपका डेबिट में आता है। लॉसेज में आपको कहा था कि डेबिट में तो आपका इंक्रीज़ आएगा, क्रेडिट में आपका डिक्रीज़ आएगा। ठीक है, इसमें फिर मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में कहा था कि एसेट्स और एक्सपेंसेस डेबिट में तो आपका इंक्रीज़ आता है, क्रेडिट में आपका डिक्रीज़ आता है। और लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम, क्रेडिट में आपका इंक्रीज़ आएगा क्रेडिट साइड में, और डेबिट में आपका डिक्रीज़ आएगा। और उसमें मैंने आपको 14 और 15 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे कि नेचर बता के बताओ इसका इंक्रीज़ किधर आएगा। इस पहले में तो खाली इंक्रीज़ के बारे में था, दूसरे में खाली डिक्रीज़ के बारे में था। तो हम टी शेप अकाउंट बनाना सीखते हैं। टी शेप अकाउंट बनेगा कैसे आपके सामने, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आपके पास ये है 17 क्वेश्चन है, और इसमें आपने ना टी शेप अकाउंट बनाना है। वो भी आपने किसका बनाना है, फर्नीचर का बनाना है कि फर्नीचर का टी शेप अकाउंट बनाइए, और उसको प्रॉपर साइड में दिखाना है कि इसको कहाँ हम दिखाएंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए फर्नीचर क्या है। तो फर्नीचर आपको पता है एसेट्स होता है, क्या होता है, एसेट्स होता है। तो आपने क्या करना है, टी शेप अकाउंट, टी शेप का फॉर्मूला लेके एक लाइन आप इधर लगा लीजिए, एक लाइन आप ये लगा लीजिए, ठीक है। तो दो साइडें हो जाएंगी। एक तो आपकी हो जाएगी डेबिट साइड, इस साइड को हम बोलेंगे डेबिट साइड, इस साइड को हम बोलेंगे क्रेडिट साइड। ये डेबिट साइड हो गई, इसको क्रेडिट साइड को शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, CR कर सकते हो आप, डेबिट के लिए DR लिख सकते हो, ठीक है। तो आप मुझे बताओ पहले फर्नीचर एसेट्स होता है नो, आपको पता है एसेट्स है। तो सेट्स में इंक्रीज डिक्रीज कहाँ दिखाएंगे, तो इंक्रीज तो हम इधर दिखाते हैं, यानी रिकॉर्ड जो इंक्रीज होगा वो हम दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और डिक्रीज हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। यहाँ आपका डिक्रीज आएगा, क्या आएगा, डिक्रीज। इधर आपका इंक्रीज आएगा, इधर क्या आएगा, डिक्रीज आ जाएगा, ठीक है। बीच में अब आपका रुपीज़ का कॉलम बना दिया मैंने कि ये रुपीज़ आप यहाँ दिखाना जो ये इधर आप अगर आपको दिखता है कि फर्नीचर आपका इंक्रीज़ हो रहा है तो आप यहाँ शो करना, अगर आपको दिखता है डिक्रीज़ हो रहा है तो आप यहाँ शो करना। क्लियर हो गया। इधर क्या दिखाओगे, इंक्रीज़, इधर क्या दिखाएंगे हम, डिक्रीज़ दिखाएंगे। जैसे पॉइंट आप पढ़ लीजिए। सबसे पहले हमने जैसे फर्नीचर परचेज़ किया, अब तो फर्नीचर इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ, तो आप कहोगे फर्नीचर हमारा क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो हम इधर दिखाएंगे, आपने कुछ लिखना नहीं, बस आपने इसका नंबर डाल दीजिए। जैसे 1 नंबर पे है ना, तो 1 नंबर पे अमाउंट वाले कॉलम में डाल दीजिए कि 20,000 का इंक्रीज़ हो गया। ये जो शो कर रखा है टू कैश या ये बाय कैश, ये हम बाद में सीखेंगे, वो मैं आपको डबल एंट्री सिस्टम में सिखा दूंगा। अभी आप सिर्फ ये देखिए फर्नीचर परचेज, तो फर्नीचर हमारा क्या होगा, इंक्रीज़ हो गया, यानी इंक्रीज़ आपने इधर शो करना है, नंबर 1 करके 20,000 यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। ये इंक्रीज़ हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है फर्नीचर हमने सोल्ड कर दिया। सोल्ड करेंगे तो फर्नीचर आपका इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, फर्नीचर जाएगा ना, तो फर्नीचर हमारा हो गया डिक्रीज़। तो आप क्या करना, सेकंड नंबर डाल के, सेकंड नंबर है इसका, और 5,000 आप इधर डाल दीजिए ऐसे करके 5,000, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है फर्नीचर दोबारा परचेज़ किया, फर्नीचर अगेन परचेज, तो फर्नीचर हमारा क्या होगा, इंक्रीज़ हो गया। तो नंबर 3 डाल के तो आप यहाँ डाल दीजिए, अमाउंट आपका हो गया 8,000, ऐसे करके डाल दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद कहता है कि कोई ओल्ड फर्नीचर था वो ना डिस्कार्ड करना है, डिस्कार्डेड हो गया। डिस्कार्डेड मतलब कि उन्हें उसको ख़त्म करना है, यानी बिल्कुल ही आपने राइट ऑफ करना है, यानी कि बिल्कुल वैल्यू घट गई, यानी डिक्रीज़ हो गया। क्या हो गया, डिक्रीज़। तो इसको हम यहाँ डालेंगे फोर्थ पॉइंट कि डिक्रीज़ हो गया 2,500, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट भी आ रहा है वैल्यू ऑफ फर्नीचर रिड्यूस बाय, कि फर्नीचर हमारा क्या हो गया, रिड्यूस मतलब कम हो गया।
ये भी डिक्रीज़ हो रहा है, कितना डिक्रीज़ हो रहा है 2000, वो भी आप यहाँ डाल देना। तो ये आपका डिक्रीज़ हो गया 2000, ये डाल दीजिए यहाँ पे। हाँ जी, समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है। इधर आप इंक्रीज को शो करिए क्योंकि फर्नीचर एसेट्स है, एसेट्स में इंक्रीज आपका डेबिट साइड में आता है, डिक्रीज आपका क्रेडिट साइड में आता है। तो आप खुद देखो, ट्रांजेक्शन देखोगे ना तो आपको पता लगेगा। फर्नीचर को देखना ध्यान रखना कि फर्नीचर हमारा इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। हम लास्ट में टोटल करते हैं दोनों साइडों का और देखते हैं कि हमारे पास फर्नीचर कितना हमारे पास बचा हुआ है, कितना फर्नीचर हमारे पास रह गया। तो आप क्या करना, इस साइड का भी टोटल करना, इस साइड का भी टोटल करना, थोड़ा नीचे करके करना ताकि इक्वल दिखे, दोनों साइड इक्वल हो जाए। जैसे ये साइड ज़्यादा है ना, इसको पहले इधर इधर करके यहाँ पे टोटल कर लेना, बराबर हो जाए, इक्वल दिखे साइड है आपको। तो 28,000 इधर आपका हो गया, जब करेंगे टोटल बन जाता है 9500। तो अब आपने ये बताना है कि फर्नीचर हमारे पास कितना बाकी रह गया। तो जिधर कम है ना उधर आपका बैलेंस निकालना है। जैसे इस साइड का टोटल आपका ज़्यादा है, इधर कम है, तो अब ये देखना पड़ेगा इसमें से इसको ना लेस करिए, यानी कितना बैलेंस हमारे पास बचा हुआ है, यानी कितना फर्नीचर हमारे पास रह गया। तो 28,000 में से 9500 माइनस करेंगे तो 18500, 185। पता लगे कैसे निकाला मैंने क्या किया, टोटल कर लिया दोनों साइडों का, इस साइड का टोटल भी हो गया, इस साइड का टोटल भी हो गया। अब जिधर कम है उधर बैलेंस लिखना है। उधर क्या लिखोगे, बैलेंस। जैसे इधर कम है ना तो इधर बैलेंस लिख दीजिए बीच में, ठीक है। तो बैलेंस आपका इसमें से इसको लेस कर दीजिए, तो बाकी बैलेंस आपका निकल के आएगा, और जिधर कम है उधर लिख देना, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा एक बार ओवरऑल टोटल कर देना, जो ज़्यादा वाला टोटल 28,000, यहाँ भी हम कितना लेंगे 28,000, ये आपका ऐसे करके इक्वल कर देना, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ये हमारा टी शेप अकाउंट होता है। कौन सी शेप है, टी शेप। जितने भी असेट्स के अकाउंट हैं हमेशा ऐसे बनेंगे, इंक्रीज इधर दिखाएंगे, डिक्रीज इधर दिखाएंगे ना। और उन्होंने इसमें शो नहीं किया जो लिखा हुआ था, बस आप नंबर डाल दीजिए उसके। अगर ए बी सी है तो ए बी सी करके डाल देना, 1 2 3 है तो 1 2 3 करके डाल देना। इंक्रीज़ वाला इधर, डिक्रीज़ वाला इधर, अमाउंट वाले को अमाउंट दिखाते जाइए, फिर देखिए कम किधर उधर बैलेंस निकाल दीजिए, ठीक है। तो उस साइड बैलेंस हो जाएगा, फिर आपका टोटल कर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट अकाउंट बनाते हैं। नेक्स्ट अकाउंट हमारा देखो किसका बनाना है हमें। कहता है टी शेप अकाउंट बनाना है। अवर क्रेडिटर संजय। अब संजय क्रेडिटर है, संजय क्या है, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर में सबसे पहले आप देखो, क्रेडिटर मीन्स लायबिलिटी, क्रेडिटर मीन्स लायबिलिटी। और लायबिलिटी में मैंने आपको कहा था, जो लायबिलिटी के अकाउंट में आपको समझाया था, उसमें मैंने आपको कहा था इंक्रीज़ तो आपका क्रेडिट साइड में आएगा, डिक्रीज़ आपका डेबिट साइड में आएगा। इंक्रीज़ आएगा क्रेडिट साइड में, डिक्रीज़ कहाँ आएगा, डेबिट साइड। अगर आपको दिखता है लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़, तो आप क्रेडिट साइड में दिखाना, डिक्रीज़ हो रही है तो डेबिट साइड में दिखा देना। अब जैसे क्वेश्चन है आपका, देखो टी शेप अकाउंट किसका बनाना है, संजय का बनाना है हमें। तो संजय के अकाउंट को देखेंगे, संजय क्रेडिटर है हमारा, और उसको आपने टी शेप अकाउंट प्रॉपर साइड में डालना है, ठीक है। तो टी शेप अकाउंट, टी शेप, एक ही लाइन यहाँ लगा लीजिए, एक लाइन आप यहाँ लगा लीजिए, ठीक है। ये आप रुपीस, यहाँ भी रुपीस का मार्क कर लीजिए। इधर हम दिखाएंगे अब इंक्रीज़, क्या दिखाएंगे, इंक्रीज़ इधर, और डिक्रीज़ आप इधर दिखाना, क्या दिखाओगे, डिक्रीज़। रिकॉर्ड डिक्रीज़, रिकॉर्ड इंक्रीज़। क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या करना है, इधर आप इंक्रीज़ दिखाओगे। अगर आप देखते हैं लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, अब संजय क्रेडिटर है, लायबिलिटी है, संजय को देखना क्रेडिटर की, क्रेडिटर इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। अब जैसे शुरू करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट। हमने संजय से परचेज़ किया, संजय से क्या किया, परचेज़ किया। देखो आपने संजय से परचेज़ किया तो याद है मैंने एक इक्वेशन में, एक तो स्टॉक बढ़ता है और एक लायबिलिटी बढ़ती है। लायबिलिटी का नाम क्या है, संजय, यानी लायबिलिटी आपकी इंक्रीज़ हो गई। लायबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। तो हमने देने हैं ना संजय को, देने, लायबिलिटी बन गई हमारी, तो लायबिलिटी हमारी क्या होगी, इंक्रीज़। तो इंक्रीज़ आप दिखाना इधर, नंबर 1। ये हमारा अमाउंट हो गया 40,000, क्लियर हो गया। इधर इंक्रीज़ हो गया, नंबर 1 डाल के 40,000 डाल दीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, अब आपने सिर्फ संजय को देखना है कि संजय हमारा इंक्रीज़ हो रहा है या संजय हमारा डिक्रीज़ हो रहा है। यानी संजय का जो अकाउंट है, अब पेड टू संजय, अब संजय को पेमेंट कर दी तो संजय डिक्रीज़ हो गया, क्रेडिटर की पेमेंट कर दी, क्रेडिटर कम हो गया, लायबिलिटी कम हो गई। तो अब यहाँ आएगा सेकंड नंबर, यहाँ डाल देना, पेड टू संजय 25,000 यहाँ डाल दीजिए, ये डिक्रीज इधर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट करें। अगेन परचेज गुड्स फ्रॉम संजय, फिर परचेज़ किया, फिर लायबिलिटी आपकी इंक्रीज़ हो गई। तो नंबर 3 डाल के आप इधर डालिए 16,000। नेक्स्ट पॉइंट है, गुड रिटर्न टू संजय, अब संजय को रिटर्न कर दिया तो फिर लायबिलिटी डिक्रीज़ हो गई। तो फोर्थ पॉइंट आप यहाँ डालिए, ये हो गया 2,000, फोर्थ पॉइंट 2,000 आप डाल दीजिए, गुड रिटर्न टू संजय।
नेक्स्ट पॉइंट फिर आ रहा है पेड टू संजय, संजय को फिर दिया तो लाइबिलिटी फिर डिक्रीज हो गई। तो नंबर 5 20,000। तो ये जो पीछे पे फोर्थ पॉइंट था गुड रिटर्न टू संजय, जैसे संजय को आपने गुड्स जैसे परचेज किया था तो लाइबिलिटी बढ़ गई थी ना, अब गुड्स को आपने वापस कर दिया तो लाइबिलिटी आपकी घट गई, यानी संजय को आपने कम देना है, ये डिक्रीज होगा, इसे ध्यान रखना, इससे क्या होगा डिक्रीज होगा। ठीक है, अब आप टोटल करेंगे जैसे मैंने आपको टोटल बताया था, तो टोटल करेंगे तो दोनों साइडों का टोटल पहले कर लीजिए। इस साइड का टोटल आ रहा है 47,000 टोटल, और इस साइड का टोटल आपका आ रहा है 56,000। तो अब ज़्यादा है, जैसे इस साइड ज़्यादा है ना, तो बैलेंस इधर नहीं, अब बैलेंस इधर आएगा। तो बैलेंस कैसे निकालेंगे, 56,000 में से 47,000 माइनस कर दीजिए तो 9,000 बैलेंस, और उधर दिखाना जिधर आपकी कम है ना, जैसे इस साइड कम है तो इधर ही दिखा के चलना, तो 56,000 हो जाएगा। यहाँ भी आपका कितना आएगा 56,000 आपका आ जाएगा। हाँ जी, बोलो तो ऑप्शन जी क्रेडिटर का अकाउंट समझ में आ गया। इधर आप इंक्रीज दिखाना, ये ऊपर लिख दिया करो, यहाँ डेबिट साइड है, यहाँ क्या है क्रेडिट साइड है, तो इधर तो हम क्या दिखाएंगे इंक्रीज दिखाएंगे, इधर हम क्या दिखाएंगे डिक्रीज दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे डिक्रीज दिखाएंगे। तो दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। भाई दो क्वेश्चन पहले आप करके देखना, एक तो क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 17 है, ये क्वेश्चन कौन सा 18 है, ये दोनों आप अच्छी तरह करना। बस ये ध्यान रखना कि असेट्स के अकाउंट में इंक्रीज़ आपने इधर दिखाना है, डिक्रीज़ आपने इधर दिखाना है, और जो लायबिलिटी है जैसे क्रेडिटर का अकाउंट है, इंक्रीज़ आपने क्रेडिट साइड में दिखाना है, डिक्रीज़ आपने डेबिट साइड में दिखाना है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आप करना, और एक आपको आज जो टर्म करा रहा हूँ मैं आगे, आज हम करेंगे एक कन्वेंशन है हमारे पास। जैसे आपके ना दो चीज़ें होती हैं, मैंने आपको बताया था, एक तो होते हैं कंसेप्ट, कंसेप्ट तो मेरे होंगे कंप्लीट जो मैंने आपको कराए हैं, जैसे मैंने आपको काफ़ी कंसेप्ट करा दिए, जैसे कंसिस्टेंसी है, एक्यूरल कंसेप्ट है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट जो है वो लीगल एक्सेप्टेंस होती हैं, यानी उसको तो आपने लेना ही होता है कंसेप्ट को, जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन वगैरह रिकॉर्ड करते हो ना अकाउंट्स के अंदर, तो कंसेप्ट हमारे चलते चलते हैं। एक हमारी कन्वेंशन होती है, कन्वेंशन हमारी सिर्फ गाइडलाइन होती है, कि जो अकाउंटिंग कन्वेंशन है वो आपकी गाइडलाइन है बेस्ड अपॉन कस्टम और यूजर और जनरल एग्रीमेंट, और इसको आपने फॉलो करना होता है जब प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे अकाउंटिंग कंसेप्ट है, अकाउंटिंग कंसेप्ट तो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग कंसेप्ट को तो लीगल एक्सेप्टेंस है, और अकाउंटिंग कंसेप्ट बेसिक असम्पशन होती है, मतलब जिसके ऊपर ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंट्स क्या करते हैं मेंटेन करते हैं, यानी ये कंपलसरी है अकाउंटिंग कंसेप्ट को, सबको रूल और रेगुलेशन इसके अप्लाई करने पड़ते हैं अकाउंट्स के अंदर, जैसे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है, मैचिंग कंसेप्ट है, ये सारे आपको करने पड़ते हैं। लेकिन जो अकाउंटिंग कन्वेंशन है वो आपको सिर्फ प्रिपेयरिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के लिए, और ये आपकी खाली गाइडलाइन है बेस्ड ऑन कस्टम है, जैसे रिवाज वगैरह बने हुए हैं यूसेज के ऊपर या जनरल एग्रीमेंट हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एक आता है हमारा कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोज़र। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोज़र, इसका मीनिंग क्या होता है कि ये कंसेप्ट कहता है कि जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है इकोनॉमिक अफेयर से रिलेटेड, इकोनॉमिक अफेयर यानी कि जो फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, इकोनॉमिक से रिलेटेड होते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड मामले हैं, अफेयर हैं, उनको कम्प्लीटली डिस्क्लोज़ करना चाहिए। यानी कोई भी बात जो किसी पार्टीज़ के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जैसे प्रोप्राइटर वगैरह है या क्रेडिटर वगैरह है, इन्वेस्टर वगैरह है, जिसमें उसका राइट होता है, इंटरेस्ट होता है, उसको कम्प्लीटली डिस्क्लोज़ करना चाहिए, कोई भी बात को आपको छुपाना नहीं चाहिए। ठीक है, द कंसेप्ट से दैट ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इकोनॉमिक अफेयर ऑफ बिजनेस शुड बी कम्प्लीटली डिस्क्लोज्ड। लेकिन कुछ ऐसी आइटमें होती हैं जो हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट में शामिल नहीं करते, जिनको उनको भी हमें बैलेंस शीट में फुट नोट के रूप में दिखाना चाहिए। बैलेंस शीट में फुट नोट के नीचे, यानी बैलेंस शीट के अंदर नहीं, बैलेंस शीट के एक नीचे फुट नोट बनाते हैं, उसके अंदर शो करना चाहिए। जैसे कंटीजेंट लायबिलिटीज़ हैं, कंटीजेंट लायबिलिटी वो होती हैं जो अब तक एट टाइम तक लायबिलिटी नहीं बनी है उसको बोलते हैं, और आगे हो सकता है फ्यूचर में वो लायबिलिटी बन जाए, जैसे हमारे ऊपर किसी ने केस कर रखा है, ठीक है, और केस वो हम जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, और हारेंगे तो कुछ ना कुछ उसके लिए वो देना पड़ेगा ना, कंपनसेशन वगैरह, तो वो कौन सी लायबिलिटी में रहेगा, कंटीजेंट लायबिलिटी में रहेगा। तो ऐसा कोई अगर कोई है तो उसको भी हमें शो करना चाहिए। वैसे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है कोई, ये तो हमारी लायबिलिटी बनी ही नहीं, तो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन वगैरह कैसी बन गई,
बस उसको नीचे दिखाना है फुट नोट के रूप में, ताकि किसी ने अपना जो पैसा लगाना है बिजनेस के अंदर, कोई इन्वेस्टर है वो देख सके कि इसके ऊपर किसी ने केस वगैरह कर रखा है, वो ध्यान से देख के अपना लगा लेगा जो भी लगाना होगा, ठीक है। और अगर कोई मेथड में डेप्रिसिएशन के मेथड में अगर कोई आप चेंज कर रहे हो तो उसको भी फुट नोट के रूप में दिखाओ, क्योंकि उससे भी प्रॉफिट पे असर पड़ता है। जो प्रॉफिट का हम कंपेयर नहीं कर सकते ना लास्ट ईयर के साथ, करंट ईयर से पीछे आपको बताया था। तो उसके बाद एक मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट को, उसको भी हमें फुट नोट के रूप में दिखाना चाहिए कि हमारी इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है 8% क्या चल रही है, ताकि कोई इन्वेस्टर अपना जिसने पैसा लगाना है वो अपना देख के उसमें पैसा इन्वेस्ट करे बिजनेस के अंदर। ये सारा आता है कन्वेंशन ऑफ फुल, क्या होता है डिस्क्लोजर। तो आपने कहना है दिस कंसेप्ट से दैट ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इकोनॉमिक अफेयर ऑफ द बिजनेस शुड बी कम्प्लीटली डिस्क्लोज्ड, यानी कि जो भी इकोनॉमिक अफेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसका पूरा डिस्क्लोज होना चाहिए, और जिसको आप बीच में इंक्लूड नहीं करते स्टेटमेंट के अंदर, उनको आपने फुट नोट के रूप में बैलेंस शीट के नीचे दिखाना है। जैसे कंटीजेंट लायबिलिटी है, या कोई मेथड में चेंज हो रहा है डेप्रिसिएशन वगैरह में, या कोई मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट है, उसको भी आप फुट नोट के रूप में दिखा दीजिए, ठीक है। तो आज ये एक कन्वेंशन कर लेना, ठीक है। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर हो जाएगा, और एक आपकी 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं कौन कौन से कराए, तो 17 करा दिया, और एक कौन सा कराया आपको 18 करा दिया, ठीक है। तो आज आप कर लेना, ठीक है, बाकी कल करेंगे।